हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं एक खबर चल रही है। हालांकि ये खबर पुरानी हो चुकी है, आप सब इसके बारे में जानते भी होंगे ज़्यादातर लोग। लेकिन मैं इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो आपको जानने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं क्या है वार क्राइम। तो वार के विषय में तो सभी लोग जानते होंगे, युद्ध की परिस्थिति है। लेकिन इस दौरान क्राइम कैसी चीज़ है? क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, जान से मार देंगे, कोई अपंग होगा, किसी तरह की और क्षति होगी। तो यह क्राइम कैसे हुआ और क्यों इसे क्राइम कहा जा रहा है? और अगर क्राइम कहा जा रहा है तो इसके लिए कैसे मानदंड हैं, कौन से पैरामीटर सेट किए गए हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि यह क्राइम है? या फिर कोई ऐसी संस्था जो ये बताती हो कि यह क्राइम है, और अगर क्राइम है तो उसके लिए क्या पनिश भी किया जाता है? और क्या कोई ऐसी संस्था मौजूद है फिजिकली या स्थायी रूप से जहां इस प्रकार के क्राइम करने पर सामान्य अदालत की तरह केस चलता हो, यहाँ वहाँ पे सुनवाई होती हो? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें पूरी जानकारी दे देंगे। यहाँ पे कुछ शीर्षक हैं, इनमें हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि चर्चा में क्यों है यह। उसके बाद देखेंगे कि वार क्राइम के लिए मानदंड क्या क्या हैं। ठीक है, वार क्राइम होता क्या है। और अंत में देखेंगे हम कि कौन सी ऐसी संस्था है जो यह डिसाइड करती है कि क्राइम क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की बात करते हैं और इसी सिलसिले में यह खबर आई है। इसमें क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों जो कार्यकर्ता होते हैं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इजराइल और हमास दोनों के द्वारा वार क्राइम किया जा रहा है। इजराइल और हमास। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कैसी चीजें हैं। वार क्राइम क्या है? एक क्रूर कृत्य है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। युद्ध के दौरान यह किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? जैसे जानबूझकर हत्या करना, बंधक बनाने के साथ धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, अस्पतालों आदि पर हमला किया जाना, यह क्या है? वार क्राइम की श्रेणी में आता है। यह एक दृश्य देख सकते हैं, एक किसी युद्ध क्षेत्र का ही है। यह जरूरी नहीं कि इजराइल का ही है, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं युद्ध के दौरान। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के रोम कानून द्वारा परिभाषित 1949 के जिनेवा कन्वेंशन से लिया गया है। बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले नियम शामिल हैं। यह उन लोगों की रक्षा करता है। यह संधि, यहाँ संधि की जो है वो हो गया है, मिसप्रिंट है। यह संधि उन लोगों की रक्षा करता है जो लड़ाई में भाग नहीं लेते हैं। जैसे लड़ाई तो दो सरकारों के बीच होती है, सेनाओं के बीच होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना उस लड़ाई में भाग लेते हैं और ना ही वे कैपेबल होते हैं, ना ही वो सक्षम होते हैं कि उस लड़ाई की में किसी भी तरह का योगदान दे पाए। जैसे सामान्य नागरिक, चिकित्सक या सहायता कर्मी। पहला जिनेवा कन्वेंशन, इसमें हम 4 जिनेवा कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान जमीन पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा की बात करता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में भी, आप रामायण महाभारत जब वीडियो वगैरह देखते होंगे, टीवी पे सीरियल वगैरह देखते होंगे, उसमें भी आप देखते होंगे कि ऐसा नियम होता था कि अगर कोई व्यक्ति घायल हो चुका है, हथियार रख चुका है, तो आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के नियम अपने बदले हुए स्वरूप में आज भी कहीं न कहीं लागू हैं। दूसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाजों के सैन्य कर्मियों की बात करता है। मरीन क्षेत्र की बात करता है, नौसैनिक की बात करता है। यानी कि अगर समुद्र में कोई युद्ध जैसी परिस्थिति है तो वहां कैसे जिनेवा कन्वेंशन लागू होगा? तो वहां दूसरा जिनेवा कन्वेंशन लागू होता है। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन की बात करें तो युद्ध बंदियों पर लागू होता है। जैसे भारत ने 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया, तो बांग्लादेश के जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो लगभग 93,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। जब भारत ने बंदी बनाया तो भारत, चूंकि हमेशा से भारत का एक गुडविल जेस्चर रहा है विश्व के स्तर पे, भारत हमेशा से मानवाधिकारों का सम्मान करता आया है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी सम्मान करता रहता है, तो उसने इन 93,000 सैनिकों को ससम्मान पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया था। चौथा जिनेवा कन्वेंशन की बात करें तो यह कह रहा है कि कब्जे वाले क्षेत्र सहित नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे अभी आपने देखा कि रूस के द्वारा यूक्रेन का एनेक्स किया गया, यूक्रेन पर कब्जा किया गया कुछ क्षेत्रों में। अब वहां के जो लोग हैं वो रूस के नागरिक हो गए। रूस किसी भी प्रकार से उनके साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो वह चौथे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि रूस ऐसा नहीं किया, क्योंकि वहां पर भी उसी नस्ल प्रजाति के लोग हैं जिस नस्ल प्रजाति के लोग रूस में रहते हैं। भारत जिनेवा कन्वेंशन का पक्षधर है।
यानी कि वो सपोर्ट करता है। वार क्राइम के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं, डिटेल में सारी चीजें बताई है। कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, जैसे नागरिकों को जानबूझ के निशाना बनाना, जानबूझकर ऐसे क्षेत्रों पर अटैक करना जिससे नागरिक मरे, जैसे अभी हमास ने इजराइल के ऊपर किया था, अंधाधुंध रॉकेट से हमला करना, नागरिकों को बंधक बनाना, जिनेवा कन्वेंशन के तहत बंधक बनाना, हत्या और यातना देना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जैसे हमास ने क्या किया, हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया और उसके बाद क्या किया, हमास के जो आतंकी थे वो भाग के कहीं छुप गए, लेकिन अब वहां पे जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, वे इसके भुक्तभोगी हो रहे हैं। तो इसलिए इजराइल के ऊपर इस प्रकार के वार क्राइम का भी जो है आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे उद्देश्यों को लक्षित करना अवैध माना गया है, यानी कि जो सामान्य नागरिक होते हैं, शिक्षा संस्थान है, हॉस्पिटल है इत्यादि, जिसमें नागरिक के जीवन की आकस्मिक क्षति, नागरिकों को चोट, नागरिक उद्देश्यों को नुकसान होने की आशंका हो, नागरिक आबादी को होने वाले नुकसान से बचाने या कम करने के लिए संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था है जो इस प्रकार के नियमों को पालन करवाती है और उल्लंघन होने पर दंड भी देती है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC। यह एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, संगठन है, विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे 2002 में नीदरलैंड के हेग में स्थापित किया गया था। 123 सदस्य देशों या इनके नागरिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार पर इसका अधिकार क्षेत्र है। हालांकि दुनिया की कई प्रमुख शक्तियां इसमें शामिल नहीं है, जैसे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और मिस्र। यह फिलिस्तीन को एक सदस्य राज्य के रूप में मान्यता देता है, जबकि इजराइल इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता। केवल इजराइल ही नहीं दोस्तों, कई सारे ऐसे देश हैं, क्योंकि यह ऐसी न्यायालय है, यहां पर अगर किसी के ऊपर, किसी देश के ऊपर, किसी राष्ट्र के जो है नेता के ऊपर केस चलता है, तो वह इतना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं होता कि उस व्यक्ति को वह खींच सकते हैं, ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे पुतिन के खिलाफ भी इसने जारी किया था, जो है वारंट जारी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। चीन के खिलाफ भी हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। यह निर्भर करता है उस राष्ट्र के कहा जाए तो नैतिक दायित्व के ऊपर, या कहा जाए नैतिकता के ऊपर, कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों को मान्यता दे, और अगर उसके द्वारा ऐसा कुछ होता है तो माफी मांगे। तो यह उस पर निर्भर करता है कि कितना वह अपना गुडविल बना के रखना चाहता है। यह रहा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आप दृश्य देख सकते हैं, जिनेवा में इस तरह का बनाया गया है। हालांकि इसके विषय में हम अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, आप अब व्यक्तिगत रूप से अपना कमेंट दे सकते हैं कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वह UN हो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, चाहे UN हो, यूनाइटेड नेशन हो, चाहे WHO हो, या फिर यह ICC हो, या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, क्या ये निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं, या जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना हुई थी, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।